नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। कह रहा है कि किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो देखिए, गति की बात करें तो गति दो प्रकार का होता है। गति यानी मोशन की बात करें तो मोशन दो प्रकार का होता है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। गति की बात करें तो गति दो प्रकार का होता है, एक रेखीय गति और एक वृत्तीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और एक होता है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। रेखीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उसे रेखीय गति कहा जाता है, और जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कोई वस्तु है और ये सीधी रेखा में गति करता है, तो जब सीधी रेखा में गति करेगा तो जब आप इधर से बल लगाइएगा तो बल इधर से लगाइएगा, तो बल इधर लगाइएगा तो गति भी उधर होगा। यानी गति किधर होगा, यानी बल लगाइएगा इधर तो वेग इसका किधर, इधर, और वेग इधर होगा तो इसका त्वरण भी किधर होगा, इधर होगा। यानी रेखीय गति कर रहा है तो बल आप जिधर लगाइएगा उधर क्या होगा, वेग होगा, और उधर क्या होगा, त्वरण होगा। और वृत्तीय गति की बात करें तो वृत्तीय गति में बल और त्वरण की दिशा जो होता है वो केंद्र की तरफ होता है। यानी बल और त्वरण की दिशा जो होता है वो केंद्र की तरफ होता है, और वेग की दिशा जो होता है वो स्पर्श रेखा की तरफ होता है। यानी वेग की दिशा बदलते रहता है। तो देखिए, रेखीय गति में जो होता है बल और वेग और त्वरण तीनों एक ही दिशा में होता है। यानी इसमें बल, वेग और त्वरण एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। और इसकी बात करें तो इसमें देखिए कि बल और त्वरण की दिशा एक दिशा में है, लेकिन वेग का दिशा क्या है, अलग है। तो इसमें बल और क्या, त्वरण की, बल और त्वरण एक दिशा में है, एक दिशा में है, और वेग का दिशा क्या है, अलग है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। कह रहा है कि किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो देखिए, किस जोड़ा, और जोड़ा का मतलब क्या होता है, डबल। तो देखिए, अब इसको गौर से देखिए, वेग और बल, यहाँ से देखिए वेग और बल, रेखीय गति में वेग और बल का जो जोड़ा है एक दिशा में है, लेकिन यहाँ देखिए कि वृत्तीय गति में बल और वेग का दिशा एक है, नहीं है। यानी वृत्तीय गति में बल और वेग का एक दिशा नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा था कि हमेशा, हमेशा का मतलब दोनों स्थिति में। तो देखिए, दोनों स्थिति में किसका जोड़ा जो है एक ही दिशा में है। तो यहाँ देखिए बल और त्वरण, और यहाँ भी देखिए बल और त्वरण दोनों क्या है, यानी दोनों का जोड़ा जो है एक ही दिशा में है। तो इसका आंसर होगा बल और त्वरण, ना कि बल और वेग। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कार में पेट्रोल के साथ जो ईंधन के रूप में प्रयोग करता है वो करता है इथेनॉल का। पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में जो प्रयोग करता है वो प्रयोग करता है इथेनॉल, इथेनॉल। तो देखिए, हमसे पूछ रहा था कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करता है। तो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करता है इथेनॉल का प्रयोग। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बेंजीन, नहीं। बी ऑप्शन है इथेनॉल, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, ये सूत्र जब भी पूछे तो आपको याद रखना होगा। और देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ C2H5O2, C2H5O2। बी ऑप्शन दिया हुआ है C3H7OH, सी ऑप्शन है C2H5OH, और डी ऑप्शन दिया हुआ है C2H8O3। अब देखिए कि इसमें से पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, इसकी बात करें C2H5O2 तो इसका नाम होता है इथाइल डाइऑक्सी, इथाइल डाइऑक्सी, या आप इसे डाइऑक्सी इथाइल बोल सकते हैं। C2H5O2 का नाम है इथाइल डाइऑक्सी। इसकी बात करें C3H7OH तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल।
और C2H5OH इसे इथेनॉल, इथेनॉल। और बच गया एक ऑप्शन डी C2H8O3। और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 3 होना चाहिए, C3H8O3 जो होता है वो ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। तो ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसे द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। और पदार्थ के वजन की बात करें, पदार्थ के वजन की बात करें तो इसे भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है और वजन रहता तो भार के रूप में परिभाषित करता है। तो बता दीजिए आंसर। पहला ऑप्शन है भार, नहीं। बी ऑप्शन है अणु, ये भी नहीं। सी ऑप्शन है परमाणु और डी ऑप्शन है द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। मात्रा को द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं। तो देखिए, 1 और 2 रुपये का सिक्का जो होता है, 1 और 2 रुपये का सिक्का जो होता है वो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का होता है, फेरिटिक स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील का होता है। और 5 और 10 रुपये के सिक्के की बात करें, 5 और 10 रुपये के सिक्के की बात करें, तांबा और निकिल के मिश्र धातु का, मिश्र धातु का। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं। तो 1 और 2 रुपये के सिक्के जो बनता है वो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनता है। और 5 और 10 रुपये का सिक्का जो आप देखिएगा वो बनता है तांबा और निकेल के मिश्र धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो देखिए, स्वच्छ ईंधन का मतलब क्या होता है, वातावरण को जो प्रदूषित नहीं करता उसे क्या कहेंगे, स्वच्छ ईंधन। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त। तो देखिए, कह रहा था पहला ऑप्शन कि प्रदूषण मुक्त, और क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है, प्रदूषण नहीं होगा, स्वच्छ ईंधन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रदूषण मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, कभी आपसे पूछ दे कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कभी पूछ दे धातु कौन सा है, दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, याद रखना आपको भूपर्पट्टी में तत्वों का जो क्रम होता है, भूपर्पट्टी में तत्वों का क्रम जो होता है, तत्वों का क्रम जो होता है वो होता है OSIALFE। यानी भूपर्पट्टी में तत्वों का जो क्रम होता है वो OSIALFE, यानी सबसे अधिक होता है भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन, इससे कम होता है सिलिकॉन, इससे कम होता है एल्यूमिनियम और इससे कम होता है फेरस। और भूपर्पट्टी में धातुओं का क्रम पूछे, भूपर्पट्टी में धातुओं का क्रम पूछे, धातुओं का क्रम, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है AlFeCaNa। भूपर्पट्टी में अगर धातुओं का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है भूपर्पट्टी में, और इससे कम फेरस यानी लोहा, इससे कम कैल्शियम और इससे कम सोडियम। और अगर आपको एक और बात याद रखना है, मानव शरीर में तत्वों का क्रम पूछ दे, मानव शरीर में, मानव शरीर में तत्वों का क्रम, तत्वों का क्रम, तो इसका क्रम होता है OCHNCA। यानी मानव शरीर में तत्वों का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, इससे कम कार्बन, इससे कम हाइड्रोजन, इससे कम नाइट्रोजन और इससे कम कैल्शियम होता है। और एक और बात कि मानव शरीर में यौगिक का क्रम पूछ दे, मानव शरीर में यौगिक का क्रम, यौगिक का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा होता है मानव शरीर में जल यानी H2O, जल, इससे कम होता है प्रोटीन, इससे कम होता है वसा और इससे कम होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए,
हम आपको बताएं कि भूपर पट्टी में तत्वों का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, इससे कम सिलिकॉन, इससे कम एल्यूमिनियम और इससे कम क्या होता है फेरस। और भूपर पट्टी में धातु का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, इससे कम फेरस और इससे कम कैल्शियम और इससे कम सोडियम। और मानव शरीर में तत्वों का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, इससे कम कार्बन, इससे कम हाइड्रोजन, इससे कम नाइट्रोजन और इससे कम क्या कैल्शियम। और मानव शरीर में यौगिक का क्रम पूछे तो जल, इससे कम प्रोटीन, इससे कम वसा और इससे कम क्या कार्बोहाइड्रेट। और मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक पूछे तो जल। तो देखिए याद कैसे करना, तो भूपर पट्टी में तत्वों का क्रम याद रखिएगा OSiAlFe, OSiAlFe। तो ऐसे एक दो बार याद करिएगा, याद हो जाएगा। और भूपर पट्टी में धातु का क्रम पूछे तो AlFeCna, AlFeCna। और मानव शरीर में तत्वों का क्रम पूछे तो OCHNCa, OCHNCa। और मानव शरीर में यौगिक का क्रम पूछे तो जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा। कह रहे हैं कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व पूछ रहा है, ना कि धातु। तो देखिए तत्व पूछ रहा है, दूसरा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ये पहला सबसे अधिक ऑक्सीजन, और दूसरा की बात करेगा तो सिलिकॉन, तीसरा की बात करें तो एल्यूमिनियम और चौथा की बात करें तो फेरस। तो दूसरा पूछ रहा है, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम नहीं, बी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। कह रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल से अभिक्रिया करता है H2O से, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट, तो इसका होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में तो इसका हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो ये बना देता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O से अभिक्रिया किया है प्रकाश की उपस्थिति में तो बना दिया क्या C6H12O6 और क्या 6O2। तो देखिए अब क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। तो देखिए कौन सा हटा देता है, ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हट जाता है, और ये किसमें बदल जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 में। तो बता दीजिए इसका आंसर कह रहा था निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मस्तिष्क का सोचने का मुख्य भाग है। तो देखिए कह रहे हैं कि डैश मस्तिष्क सोचने का मुख्य भाग है। तो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेंडुला, बी ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, सी ऑप्शन है मेरुरज्जु और डी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। तो देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क और एक ऑप्शन दिया हुआ है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का काम होता है दृष्टि को नियंत्रण करना, मध्य मस्तिष्क का काम है दृष्टि को नियंत्रित करना, दृष्टि को नियंत्रित करना। और देखिए एक अब बच गया कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो देखिए किस ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है सोचने का मुख्य भाग होता है अग्र मस्तिष्क। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। और मध्य मस्तिष्क का काम है दृष्टि को नियंत्रित करना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आंखों की लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है रेटिना, रेटिना। और बी ऑप्शन दिया हुआ है पूरा आई बॉल, पूरा आई बॉल। और सी ऑप्शन दिया हुआ है लेंस, लेंस। और डी ऑप्शन दिया हुआ है सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। और देखिए पूछ रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि डैश आंखों की लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो देखिए फोकस लंबाई को समायोजित करने में जो मदद करता है वो करता है सिलियरी बॉडी। और रेटिना की बात करें तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये सिलियरी
सॉरी पूरा आई बॉडी कुछ नहीं है, और ये लेंस का काम है प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना। ये इसका काम है प्रतिबिंब का बनाना, यानी प्रतिबिंब बनाता है। और प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो ये प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और आंखों की लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने का काम कौन करता है, तो सिलियरी बॉडी। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए